हेलो एवरीवन, वेलकम टू एलिगेंट क्लासेस। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कैट 2022 स्लॉट 2 क्वेश्चन नंबर 11 टू 15। सो हमारे यहाँ पहला क्वेश्चन है आज का। इन अ विलेज द रेशो ऑफ नंबर ऑफ मेल्स टू फीमेल्स इज 5:4। यानी एक गांव है, एक विलेज है, वहाँ पे कुछ मेल हैं और कुछ फीमेल हैं, उनका जो रेशो है वो 5:4 है। द रेशो ऑफ नंबर ऑफ लिटरेट मेल्स टू लिटरेट फीमेल्स इज 2:3। कुछ मेल लिटरेट होंगे और कुछ फीमेल लिटरेट है, उनका जो रेशियो है वो 2:3 है। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ इलिटरेट मेल्स टू इलिटरेट फीमेल इज 4:3। इफ 3600 मेल्स इन द विलेज आर लिटरेट देन द टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स इन द विलेज इज। क्वेश्चन में क्या गिवन है उसको हम एक बार रिप्रेजेंट करते हैं। क्वेश्चन में सबसे पहले हमको मेल और फीमेल उनका रेशियो गिवन है, तो मैं यहाँ पे जो रेशियो गिवन है मेल और फीमेल उनका जो रेशो गिवन है वो 5:4 है। तो मैं मान लेता हूँ मेरे पास टोटल मेल जो होंगे वो 5 के होंगे और टोटल जो फीमेल हैं मेरे पास वो 4 के हैं। तो टोटल फीमेल आर 4 के एंड टोटल मेल्स आर 5 के। ठीक है ना। द रेशो ऑफ नंबर ऑफ लिटरेट मेल्स टू लिटरेट फीमेल्स। अब इसमें भी दो कैटेगरीज हैं मेरे पास एक तो मेल होंगे जो लिटरेट होंगे, मेल होंगे जो इलिटरेट होंगे। फीमेल में भी सेम केस होगा, फीमेल में भी सेम केस होगा, यानी कि कुछ मेरे पास फीमेल हैं जो लिटरेट हैं, कुछ फीमेल ऐसी हैं जो इलिटरेट हैं। ठीक है ना। द रेशो ऑफ नंबर ऑफ लिटरेट मेल्स, द रेशो ऑफ नंबर ऑफ लिटरल मेल टू लिटरेट फीमेल इज 2:3। यानी कि ये जो रेशो है मेरे पास, ये मेरे पास 2:3 गिवन है। द रेशो ऑफ नंबर ऑफ इलिटरेट मेल्स टू इलिटरेट फीमेल्स, इलिटरेट मेल्स टू इलिटरेट फीमेल्स, ये जो रेशो है मेरे पास ये 4:3 है। ये मेरे पास 4:3 है। सो इलिटरेट मेल टू इलिटरेट फीमेल 4:3, लिटरेट मेल टू लिटरेट फीमेल रेशो इज 2:3, टोटल मेल टू टोटल फीमेल 5:4, जिसको मैंने एक्चुअल नंबर 5 के और 4 के मान लिया है। अब क्वेश्चन में गिवन है हमको 3600 मेल इन द विलेज आर लिटरेट। 3600 मेल्स इन द विलेज आर लिटरेट, यानी इस वाले नंबर की बात कर रही है हमसे, और ये गिवन है हमको 3600। अब देखो यहाँ पे इसका रेशो इससे गिवन है मेरे पास 2:3, यानी कि लिटरेट मेल जो कि 3600 है उसका रेशो फीमेल लिटरेट से जो है उसका रेशो गिवन है 2:3। तो यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ 1800 ये हो जाएगा। तो मेरे पास फीमेल जो लिटरेट हैं वो आ जाएंगी 5400। तो मेरे पास ये जो नंबर आ गया है वो मेरे पास आ गया है 5400। ये 3600 आ गया, 5400 आ गया। अब ये रेशो गिवन है मुझे इलिटरेट मेल टू इलिटरेट फीमेल, ये 4:3 गिवन है। अब देखो यहाँ पे टोटल मेल कितने हैं 5 के, टोटल मेल है 5 के। अगर मैं इसमें से मैं ये सब्ट्रैक्ट कर दूं 3600 कर दूं सब्ट्रैक्ट, तो मेरे पास वैल्यू किसकी आ जाएगी, ये आ जाएगी मेरे पास इलिटरेट मेल की वैल्यू। ठीक है ना। टोटल में से मैंने 3600 माइनस कर दिया तो मेरे पास वैल्यू आ गई है इलिटरेट मेल की। सिमिलरली अगर मैं टोटल वैल्यू 4 के में से फीमेल में से माइनस कर दूं 5400, तो ये जो वैल्यू आ जाएगी इलिटरेट फीमेल की आ जाएगी। और यहाँ पे ये जो रेशो गिवन है हमको, ये रेशो 4:3 गिवन है हमें। इसको सॉल्व कर लेंगे, के की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, यानी कि मेरे पास 15K माइनस 3600 इंटू 3 10,800 इज इक्वल टू 16K माइनस ये आ जाएगा। ठीक है ना। तो K की वैल्यू जो आ जाएगी 16K माइनस 15K इज K विच इज इक्वल टू 21600 माइनस 10800 00810 10,800। तो के की जो वैल्यू आ गई है मेरे पास 10,800 आ गई है। क्वेश्चन में क्या पूछा है हमसे, देन द टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स इन द विलेज। हमसे क्वेश्चन में पूछा है टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स इन द विलेज। तो टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स कितनी है हमारे पास 4K। तो 4 इंटू के की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 10,800। तो ये वैल्यू कितनी आ गई 43200 108 2 16 432 या 43,200। So total number of females in the village are 43,200.
सो हमने गिवन जो कंडीशन थी उसको इस फॉर्मेट में रिप्रेजेंट किया और ये रेशो की कंडीशन अप्लाई की, तो के की वैल्यू निकाल ली जो रेशो है, और उसके हिसाब से हमने टोटल फीमेल निकाल ली है। तो करेक्ट आंसर हियर इज 43,200। इजी लेवल क्वेश्चन फ्रॉम दिस स्लॉट। नेक्स्ट, Amal buys 100 kgs of syrup and 120 kg of juice, syrup being 20% less costly। यानी कि अमल जो नाम का बंदा है उसने क्या किया है, कुछ सिरप खरीदा है और कुछ जूस खरीदा है, दोनों की क्वांटिटी गिवन है। अमल ने क्या खरीदा है, एक तो सिरप खरीदा है और एक मेरे पास जूस खरीदा है, दोनों की क्वांटिटी गिवन है। ये सिरप जो खरीदा है वो उसने 110 kg खरीदा है और जूस जो खरीदा है वो 120 kg खरीदा है। सिरप बीइंग 20% लेस कॉस्टली देन जूस, यानी सिरप का जो प्राइस है वो जूस से 20% कम है पर केजी। तो यहाँ पे मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि जूस का प्राइस जो है वो मेरे पास ₹C पर केजी होगा, तो जो मेरे पास सिरप का प्राइस होगा वो 20% कम होगा, यानी कि मेरे पास होगा 0.8 रुपीस पर केजी। ठीक है ना, सिरप का जो प्राइस होगा वो 0.8 पर केजी होगा और इसका जो प्राइस होगा वो ₹C पर केजी होगा। ठीक है ना, जूस का। ही सेल्स 10 kg of syrup at 10% profit, 20 kg of juice at 20% profit. Mixing the remaining juice and syrup, Amal sells the mixture at 308.2 rupees per kg and makes an overall profit of 64%. तो कॉस्ट प्राइस ऑफ सिरप निकालना। अब उसने क्या इस मिक्सचर को प्रिपेयर किया, मिक्सचर को इस तरह से प्रिपेयर किया है उसने कि मेरे पास जो 10 kg ऑफ सिरप है उसको 10% प्रॉफिट में बेचा, 20 kg जूस को 20% प्रॉफिट में बेचा, और जो बचा हुआ मिक्सचर है उसको उसने 308.32 रुपीस पर केजी में बेचा है और 60% का प्रॉफिट, 64% का ओवरऑल प्रॉफिट हुआ है। तो मैं टोटल सेलिंग प्राइस और टोटल कॉस्ट प्राइस में रिलेशन निकाल लूंगा। तो मेरे पास जब उसको बेचा गया है 10 kg ऑफ सिरप एंड 10% प्रॉफिट, सो 10 kg क्वांटिटी हो गई। 1 kg की कॉस्ट प्राइस कितनी है, 1 kg कॉस्ट प्राइस है 0.8C, पर 10 kg बेचा है, 1 kg की कॉस्ट प्राइस है 0.8C। तो ये मेरे पास इसकी कॉस्ट प्राइस आ गई। इस कॉस्ट प्राइस को जब मैं 10% प्रॉफिट में बेचूंगा यानी कि 1.1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास आ जाएगी ये इसकी सेलिंग प्राइस, ये आ जाएगी इसकी सेलिंग प्राइस। सिमिलरली जूस के लिए क्या कंडीशन होगी, जूस कितना बेचा है उसने 20 kg, 20 kg ऑफ जूस, कॉस्ट प्राइस क्या है पर केजी C, सो 20 kg की मेरे पास ये आ गई कॉस्ट प्राइस। अब प्रॉफिट कितना कमाया है इस पे 20% प्रॉफिट, तो इंटू 1.2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इसकी सेलिंग प्राइस आ जाएगी। तो मेरे पास 10 kg की सेलिंग प्राइस आ गई, 20 kg की सेलिंग प्राइस आ गई। अब मेरे पास मिक्सचर कितना बचा हुआ है, यहाँ पे उसने देखो 330 kg टोटल है, 110 प्लस 120 यानी कि 230 मेरे पास टोटल मिक्सचर है, जिसमें से 30 kg उसने बेच दिया, 230 में से 30 बेच दिया, बचा कितना है मेरे पास 200 kg ऑफ मिक्सचर। 200 kg ऑफ मिक्सचर को कितने रुपए बेचा है उसने 308.32, तो ये बचे हुए की सेलिंग प्राइस आ गई। तो ये मेरे पास टोटल सेलिंग प्राइस आ चुकी है, ये मेरे पास टोटल सेलिंग प्राइस आ चुकी है। तो ये जो टोटल सेलिंग प्राइस है, अब मैं रिलेशन निकाल सकता हूं, टोटल सेलिंग प्राइस माइनस टोटल कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100, दैट इज माय प्रॉफिट परसेंट व्हिच इज 64% यहाँ पे गिवन है। या अगर 64% प्रॉफिट है तो टोटल सेलिंग प्राइस का 60% प्रॉफिट है, सो 1.64 टाइम्स कॉस्ट प्राइस होगा, 1.64 टाइम्स कॉस्ट प्राइस होगा। और कॉस्ट प्राइस कितना होगा 110 इंटू 0.8C, 110 इंटू 0.8C प्लस 120 इंटू C, ये मेरे पास इसका कॉस्ट प्राइस होगा मल्टीप्लाइड बाय 1.64, ये मेरे पास सेलिंग प्राइस। तो दोनों साइड से हमने सेलिंग प्राइस को इक्वेट कर दिया है। ठीक है ना, अब सॉल्व करते हैं C के लिए। 10 इंटू 0.8 इज 8, 8 इंटू 1.1 इज 8.8C प्लस 20 इंटू 1.2 24C प्लस, इसके लिए मैं कैलकुलेटर यूज कर लेता हूँ, वैसे जरूरत नहीं है, 308 इंटू 308.32 इंटू 200, 61664, ठीक है ना, 61664
इज इक्वल टू 1.64 टाइम्स कितना आ जाएगा ये, इसकी वैल्यू यहाँ पे निकाल लेता हूँ मैं। ये हो गया मेरे पास 88, ये हो गया मेरे पास 120, सो 120 प्लस 88 इज 208 सी, ठीक है। ये हो गया मेरे पास 32.8 सी प्लस 61664 इज इक्वल टू 208 इंटू 1.64 इज 341.12 सी, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास ये उस साइड चला जाएगा, सो 341.12 सी माइनस 32.8 इज इक्वल टू 308.32 सी की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 61664 और मेरे पास सी की वैल्यू आ जाएगी, इसको सॉल्व करेंगे तो 61664 डिवाइडेड बाय 308.32, तो ये सी की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 200। सॉल्व कर लिया तो सी की वैल्यू आ गई है मेरे पास 200। क्वेश्चन में क्या पूछा था हमसे, अमल्स कॉस्ट प्राइस फॉर सिरप, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ सिरप इज 0.8 टाइम्स सी, यानी कि 200 इंटू 0.8 विच इज इक्वल टू 160। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ सिरप विल बी इक्वल टू 160 रुपीज पर केजी, ठीक है ना। तो सिंपल प्रॉफिट एंड कॉस्ट की कंडीशन लगाइए, टोटल सेलिंग प्राइस माइनस टोटल कॉस्ट प्राइस डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100, या फिर टोटल सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 1.64 टाइम्स टोटल कॉस्ट प्राइस। ये सिंपल कंडीशन लगा के हमने सी की वैल्यू निकाल ली है, और सी की वैल्यू निकालने के बाद जो सिरप की कॉस्ट प्राइस आएगी वो 0.8 सी आएगी, यहाँ पे हमने कैलकुलेट कर लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Let a and b be natural numbers if a square plus ab plus 8 is equal to 14 and b square plus ab plus b is equal to 28, then 2a plus b equals। तो इक्वेशन गिवन है यहाँ पे हमें, पहली इक्वेशन जो गिवन है वो है हमारे पास, पहली इक्वेशन क्या गिवन है, a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए की वैल्यू 14 है, बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी की वैल्यू 28 गिवन है मेरे पास, ठीक है ना। इस इक्वेशन में से एक को माइनस कर देता हूं मैं, तो ए बी खत्म हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर तो ये खत्म हो जाएगा, प्लस बी माइनस ए की वैल्यू आएगी 28 माइनस 14 विच इज इक्वल टू 14, यानी कि ये हो गया मेरे पास b माइनस ए कॉमन ले लिया, तो मेरे पास b प्लस ए प्लस 1 इज इक्वल टू 14, ठीक है ना। अब देखो मेरे पास इक्वेशन आई है b माइनस ए इंटू बी प्लस ए प्लस 1 इज इक्वल टू 14। अब दो नंबर का प्रोडक्ट मेरे पास 14 आ रहा है, क्या केस हो सकते हैं, या तो 1 इंटू 14 हो जाए, या ये 14 हो जाए तो ये 1 हो जाए, ये 2 हो जाए तो ये 7 हो जाए, और ये 7 हो जाए तो ये 2 हो जाए। अब देखो यहाँ पे अगर ये वैल्यू 14 हो गई, यानी कि b माइनस ए इज इक्वल टू 14 हो गई, तो क्या b प्लस ए प्लस 1 मेरे पास 1 हो सकता है, यानी दो नंबर का डिफरेंस 14 है, सो डेफिनेटली एक नंबर तो उनमें 14 से बड़ा होगा ही होगा। जब एक नंबर 14 से बड़ा होगा तो दोनों का सम प्लस 1 नहीं आ सकता, मतलब डिफरेंस तो 14 आ रहा है और उनका सम प्लस 1 है, वो मेरे पास 1 आ जाए, पॉसिबल नहीं हो सकता, तो मैं ये तो रूल आउट कर दूंगा। सिमिलरली दो नंबर का डिफरेंस 2 आ जाए, दो नंबर का डिफरेंस 2 आ जाए और उनका जो है सम 7, ये तो हो सकता है, दो नंबर का डिफरेंस मेरे पास 7 आ जाए और उनका जो सम है वो 2 आ जाए, ये पॉसिबल ही नहीं होगा, यानी कि उनका सम प्लस 1 2 आ जाए, ये भी पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है ना। ये वाला केस लेके देखता हूं मैं पहले, यानी कि b माइनस ए इज इक्वल टू 1 एंड b प्लस ए प्लस 1 की वैल्यू मेरे पास 14 हो जाए, दोनों को ऐड कर दिया मैंने, तो मेरे पास a से a खत्म हो जाएगा, तो 2b प्लस 1 की वैल्यू आ जाएगी 15, इसका मतलब b की वैल्यू आ जाएगी 14/2 7 आ जाएगी। अब b की वैल्यू 7 आ रही है, b की वैल्यू 7 आ रही है, तो b की वैल्यू 7 आएगी तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7 आएगी, तो a की वैल्यू आएगी 6। अब देखो b की वैल्यू 7 और a की वैल्यू 6 आ रही है, पर यहाँ पे कोई भी वैल्यू में सेटिस्फाई नहीं कर रही है,
यहाँ पे देखो a का स्क्वायर ही निकाल लूंगा तो ही 36 हो गया, और यहाँ पे b का स्क्वायर ही निकाल लूंगा तो ही मेरे पास 49 हो गया, तो ये वैल्यू बड़ी आ रही है, तो ये वैल्यू भी मैं यहाँ पे रूल आउट कर दूंगा। अब सिर्फ एक केस बचेगा मेरे पास कि मेरे पास b माइनस ए की जो वैल्यू है वो 2 हो जाए, और मेरे पास b प्लस a प्लस 1 की जो वैल्यू है वो मेरे पास 7 हो जाए। दोनों को ऐड कर दिया मैंने यहाँ पे, a से a खत्म हो जाएगा, तो 2b प्लस 1 की जो वैल्यू आ जाएगी वो 9 आ जाएगी, तो b की वैल्यू 8 डिवाइडेड बाय 2 4 आ जाएगी। b की वैल्यू 4 आ गई, तो यहाँ पे a की वैल्यू जो आ जाएगी मेरे पास 2 आ जाएगी। b की वैल्यू 4 और a की वैल्यू 2 सेटिस्फाई कर रही है। यहाँ पे a का स्क्वायर 4 और a 6 प्लस 8 14 सेटिस्फाई कर रहा है। b स्क्वायर इज 16 प्लस b 20 प्लस 8 28 सेटिस्फाई कर रही है। तो ऑल द कंडीशन सेटिस्फाइड, b और a की वैल्यू हमारे पास आ गई हैं। क्वेश्चन में पूछा है हमसे 2a प्लस b की वैल्यू, सो 2a प्लस b इज 2 इंटू 2 प्लस b की वैल्यू 4, कितना हो जाएगा 4 प्लस 4 8। तो यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट आंसर होगा डी ऑप्शन। ठीक है, वेरी इजी क्वेश्चन फ्रॉम दैट। चलिए नेक्स्ट। अ ट्रेपेजियम ABCD है साइड AD पैरेलल टू BC, BAD की वैल्यू 90 डिग्री है, BC की वैल्यू C है और AD की वैल्यू 8 है। AD और BC जो हैं वो आपस में पैरेलल हैं, BC छोटी साइड है और AD जो है वो बड़ी साइड है। ट्रेपेजियम है और जो A पे है वो 90 डिग्री का एंगल भी बन रहा है। यानी कि कंडीशन क्या है मेरे पास, AD और BC पैरेलल हैं, ठीक है ना। AD और BC जो हैं वो मेरे पास पैरेलल साइड्स हैं। AD और BC जो हैं वो पैरेलल साइड्स हैं, ये गिवन है मुझे। तो ये मेरे पास AD की वैल्यू बड़ी है तो AD हो जाएगा। B पे BAD 90 डिग्री बन रहा है, तो A B ये होगा, C ये होगा और D होगा। देखो BAD 90 डिग्री है, बिल्कुल ठीक है। BC की वैल्यू 3, छोटी साइड हो गई, ये मेरे पास 8 टोटल साइड है वो 8 हो गई है। ठीक है। इफ द पेरीमीटर ऑफ दिस ट्रेपेजियम इज 36, यानी कि दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, इसकी जो वैल्यू आ रही है मेरे पास वो मेरे पास आ रही है 36, देन इट्स एरिया इज। सो अगर कुछ भी समझ नहीं आ रहा तो इसको आप x मान लो। अगर ये वैल्यू x है तो मेरे पास ये वैल्यू भी x हो जाएगी। ये वैल्यू 3 है तो ये वैल्यू 3 हो जाएगी मेरे पास, ये वैल्यू 5 हो जाएगी। तो ये जो साइड आ जाएगी ये आ जाएगी है पाइथागोरस थ्योरम से स्क्वायर रूट ऑफ 5 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यानी 25 प्लस एक्स स्क्वायर, ये वाली साइड आ गई है। अब क्वेश्चन में क्या क्या माना, पेरीमीटर ऑफ दिस ट्रेपेजियम इज 36, यानी कि दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस इज 36, यानी कि 8 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 25 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस एक्स, उसकी वैल्यू कितनी गिवन है मुझे 36। तो यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ 8 और 3 11 और x उधर चल जाएगा स्क्वायर रूट सॉल्व करने के लिए। तो 25 प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 36 माइनस 11, 25 माइनस एक्स, दोनों साइड मैंने क्या कर दिया स्क्वायर कर दिया, तो यह आ जाएगा 25 प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, देखिए है ना ये 25 माइनस एक्स, ठीक है। तो आ जाएगी 625 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 50x, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर खत्म हो जाएगा, मेरे पास 50x की वैल्यू आ जाएगी 625 माइनस 25 600, तो x की वैल्यू आ जाएगी 12, x की वैल्यू 12 आ गई है, यानी कि ये वैल्यू मेरे पास 12 आ गई है। ठीक है, हमसे क्वेश्चन ने क्या पूछा है ट्रेपेजियम का एरिया। ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इज 8 प्लस 3 11, डिस्टेंस बिटवीन देम इज 12, ये आ गया 666। So the area of trapezium will be equal to 66 square units. Easy question. यहाँ पे अगर आप x की वैल्यू ऐसे नहीं निकाल पा रहे हो और थोड़ा सा अगर आपको पाइथागोरस ट्रिपलेट्स के बारे में पता है तो आप इसका एरिया ऐसे भी निकाल सकते हो कि यहाँ पे देखो ये वैल्यू 5 है और ट्रेपेजियम का टोटल पैरामीटर कितना गिवन है मुझे 36। अब 36 में से अगर मैं ये 3 हटा दूं और ये 3 हटा दूं देखो
ये मेरे पास x है, क्या मैं ये वाली साइड और इस वाली साइड और इस वाली साइड में एक रिलेशन निकाल सकता हूँ? अगर ये वाली साइड मेरे पास x है, ये वाली 5 है, तो ये वाली बची हुई कौन सी होगी मेरे पास? क्योंकि मैं ट्रेपेजियम में से सारी साइड माइनस कर सकता हूँ भाई, ये 3 माइनस कर दी और ये 3 माइनस कर दी, तो 6 माइनस कर दी, 6 माइनस करता हूँ तो मेरे पास 30 बचेगा, 30 बचेगा, यानी कि मेरे पास, तो ये मेरे पास वैसे भी 11 5 12, मतलब कहने का मतलब ये है, ये जो साइड आएगी पैरामीटर निकाल के आप इसको इसको और इसको अगर कोई पाइथागोरन ट्रिपलेट में बना सकते हो तो x की डायरेक्टली वैल्यू आप निकाल सकते हो। पर एग्जाम टाइम में ये चीज़ें बहुत कम दिमाग में काम करती हैं, तो सबसे बेस्ट तो ये होता है जो रिलेशन समझ में आ रहा है आप उसका सीधा इक्वेशन बना लो, x की वैल्यू निकाल लो, यहाँ पे x की वैल्यू पुट करके आपको ट्रेपेजियम का एरिया का फॉर्मूला पता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, और सीधा एरिया आपका निकल के आ जाएगा। तो हियर द आंसर इज 66 स्क्वायर यूनिट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर एनी रियल नंबर x, लेट ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x बी द लार्जेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x if greatest integer of 1 by 5 plus n by 25 summation n is equal to 1 to n is equal to 25 then n is। दिखने में बहुत ही भयानक क्वेश्चन लग रहा है ये, एग्जाम टाइम में मुश्किल भी होता है ऐसे क्वेश्चन में दिमाग लगाना सोचना, और हमारे पास ऑप्शंस भी नहीं है तो हमें क्लिक नहीं होता कि ऑप्शन की रेंज क्या क्या हो सकती है। हम कुछ अप्रोच से शुरू करें, वो यहाँ पे कई बार काम ना करे, तो बहुत ही एग्जाम टाइम के हिसाब से मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल क्वेश्चन है। जब सॉल्व करके मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको तब रियलाइज होगा इतना डिफिकल्ट नहीं है। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या मतलब है, यहाँ पे 1 by 5 प्लस n by 25 का ग्रेटेस्ट इंटीजर जो है वो 25 है। अब देखो यहाँ पे अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 1 से कम आती है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 होता है, अगर 1 से 2 के बीच में आती है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 होता है, 2 से 3 के बीच में आती है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर जो होता है वो 2 होता है। इस तरह से ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन काम करता ही है आपका, ठीक है, वो यहाँ पे डेफिनेशन भी गिवन है यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे ये ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 कब हो सकता है, ठीक है ना, n की वैल्यू 1 रखता हूँ सपोज मैं यहाँ पे, अगर n की वैल्यू 1 रखूंगा तो 1 by 5 प्लस 1 by 25, ये वैल्यू 0 से 1 के बीच में आएगी तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 होगा, ठीक है। n की वैल्यू 2 रखूंगा सो 1 by 5 प्लस 2 by 25, अगेन 1 से छोटी वैल्यू आ जाएगी तो मेरे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर इसका फिर 0 आ जाएगा। ये पहली बार ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 कब आएगा, ये तो 1 by 5 है मेरे पास, अगर ये मेरे पास 4 by 5 हो जाए तो 1 by 5 प्लस 4 by 5 इज 1, तो जैसे ये 1 बन जाएगा उसके बाद n के सभी वैल्यूज के लिए 1 बनता जाएगा, यानी कि 1 by 5 तो है ही ये मेरे पास, जब मेरे पास n by 25 की वैल्यू 4 by 5 हो जाएगी, ठीक है ना। या फिर ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि 1 by 5 प्लस n by 25 की वैल्यू मेरे पास 1 हो जाए, तो जैसे ये वैल्यू 1 हो जाएगी इसके बाद जैसे n की वैल्यू बढ़ाऊंगा वैल्यू 1 आती जाएगी मेरे पास, ठीक है ना। तो यहाँ से n अपॉन 25 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 माइनस 1 by 5 विच इज इक्वल टू 4 by 5, 5 से कैंसिल हो गया तो n की वैल्यू 20, यानी जब n की वैल्यू 20 आ जाएगी यहाँ पे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर इसका 1 आ जाएगा। सो n इज इक्वल टू 20 के लिए वैल्यू कितनी आ गई है मेरे पास, n इज इक्वल टू मेरे पास जब मैंने 20 रखा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू आ गई है इसकी 1, ठीक है ना। अब n की वैल्यू मैं 21 रखूंगा, अब जैसे ही मैं वैल्यू 21 रखूंगा तो मेरे पास जो इसकी वैल्यू आएगी 1 पॉइंट समथिंग आएगी, तो उसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू भी वैल्यू आ जाएगी 1, यानी n इज इक्वल टू 21 के लिए भी आएगी, n इज इक्वल टू 22 के लिए भी 1 ही आएगी, यानी कि वैल्यू 1 1 1 1 ऐड होती जाएगी। हमें कितनी बार 1 ऐड करना है, 25 टाइम्स, लेकिन मुझे ये चेक करना पड़ेगा इसकी वैल्यू 2 कब हो जाएगी। अगर मान लो वैल्यू 2 हो रही होगी तो n की उस वैल्यू पे कौन सी होगी, मतलब कितने n के लिए 2 हो जाएगा। अगर इसका मतलब ये है कि 1 by 5 है ये, यानी कि 1 by 5 प्लस n by 25, ये वैल्यू 2 कब हो जाएगी मेरे पास, क्योंकि उसके बाद n की वैल्यू बड़ी रखूंगा मैं तो वैल्यू 2 आती जाएगी मेरे पास, ठीक है ना। यानी कि n अपॉन 25 इज 2 माइनस 1 by 5, 2 माइनस 1 by 5 विच इज इक्वल टू 9 by 5, यानी कि मेरे पास n by 25 की जो वैल्यू है वो 9 by 5 हो जाएगी, 5 से कैंसिल किया तो n इज इक्वल टू 45, यानी n की वैल्यू जब 45 आ जाएगी, ये बढ़ता जाएगा, n इज इक्वल टू 45 आ जाएगी तो इसकी वैल्यू 2 आएगी मेरे पास। अब मुझे ये चेक करना है कि n इज इक्वल टू 20 से लेके और n इज इक्वल टू 44 तक कितनी बार 1 आ रहा है, उतनी बार तो 1 ऐड हो जाएगा, यानी n इज इक्वल टू 20 से लेके और n इज इक्वल टू 44 तक कितनी बार 1 हुआ ये 44, यानी कि अगर मैं 20 को भी हटा दूं सो 21 से 44 इज
24 टाइम्स, 24 और 20 ऐड कर दिया तो 25 टाइम्स। अब यहाँ पे देखो क्रक्स ऑफ द क्वेश्चन है कि n इज इक्वल टू 45 तक पहुंचने की जरूरत ही नहीं है आपको, यानी ये टू वैल्यू डालने तक जरूरत ही नहीं है, क्योंकि व्हेन यू ऐड फ्रॉम n इज इक्वल टू 20 जिसकी वैल्यू 1 आ गई, n इज इक्वल टू 21 वैल्यू 1 आ गई, n इज इक्वल टू 22 वैल्यू 1 आ गई, टिल n इज इक्वल टू 44 वैल्यू 1 आ गई। अगर ये वैल्यू भी सारी ऐड कर दोगे आप n इज इक्वल टू 20 से लेके n इज इक्वल टू 44 तक, तो वैल्यू 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 आती जाएगी, और इन सबको ऐड करोगे आप n इज इक्वल टू 20 से लेके n इज इक्वल टू 44 तक, तो ये वैल्यू ऑलरेडी 1 जो है मेरे पास 25 टाइम्स आ रहा है, तो 25 टाइम्स ऐड होके जो टोटल वैल्यू आ जाएगी 20 से लेके 44 तक, तो मेरे पास वैल्यू ऑलरेडी 25 आ जाएगी। यानी कि जब n इज इक्वल टू 1 से n इज इक्वल टू 44 रखूंगा तो इसका जो सम हो जाएगा मेरे पास वो मेरे पास 25 आ जाएगा। भाई n इज इक्वल टू 1 से लेके n इज इक्वल टू 19 तक तो वैल्यू 0 आएगी, n इज इक्वल टू 20 पे पहली बार 1 आएगा, n इज इक्वल टू 21 पे 1 आएगा, n इज इक्वल टू 22 पे 1 आएगा, n इज इक्वल टू ये बढ़ता जाएगा और 44 तक 1 आता जाएगा। अब मुझे वैल्यू इसकी आगे बढ़ानी होती, लेट्स से इसकी वैल्यू मुझे 26 रखनी होती, तो जहाँ पे मेरे पास 25 तो आ गया, 26 तो कभी नहीं आ पाएगा, क्योंकि जैसे ही मैं n इज इक्वल टू 45 रखूंगा इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी, सो 25 प्लस 2 27 वैल्यू आ जाएगी। कहते हैं इसका मतलब ये है जैसे अगर ये 25 नहीं पूछा होता और लेट से आपसे पूछा होता 29 वैल्यू कब आएगी, तो देखो 44 तक जाएगी मेरे पास 45 पे वैल्यू 2 ऐड हो जाएगी, n इज इक्वल टू 46 पे वैल्यू फिर 2 ऐड हो जाएगी, सो 25 प्लस 2 प्लस 2 29 आ गया, और 29 कितने पे आया, n इज इक्वल टू 45 पे 2 और n इज इक्वल टू 46 पे फिर 2 आ जाएगा, तो इसका आंसर जो होता वो n इज इक्वल टू 46। पर यहाँ पे हमें सिर्फ 25 तक ही निकालना है, और 25 तक तो मेरे पास n जो है वो 25 टाइम्स ऐड हो रहा है, n इज इक्वल टू 20 से लेके और n इज इक्वल टू 44 तक, तो 25 टाइम्स ऐड हो जाएगा 1 और मेरे पास जो है 25 वैल्यू आ जाएगी। तो मेरे को n की वैल्यू 45 और मोर यानी इससे ज्यादा जाने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है। तो करेक्ट आंसर फॉर n here is 44. Moderate to difficult level question from this lot of CAT. So in today's video we have solved all the 5 questions, question number 11 to 15 from CAT 2022 slot 1, question number 11 to 15. I hope you like the videos and the explanation. In case of any doubt you can ask the comment section. Thank you.